नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने एक और ज़िंदगी कहानी की समीक्षा और सारांश लेकर आई हूँ। इस कहानी के लेखक मोहन राकेश हैं। आइए अब इस कहानी का सारांश और समीक्षा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देखेंगे। एक और ज़िंदगी मोहन राकेश की श्रेष्ठ एवं चर्चित कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर ये भी बता देना चाहती हूँ कि यह कहानी मोहन राकेश के ही जीवन से संबंधित यानी कि एक प्रकार से उनकी आत्मकथा ही कहिए कि किस प्रकार से मोहन राकेश के जीवन में उन्होंने 2 शादियाँ की और 2 शादियाँ उनके लिए सफल रही असफल रही, वो इस कहानी के माध्यम से देखेंगे। जो कहानी में चरित्र हैं वो मोहन राकेश के ही मतलब उनका ही एक रूप माना जाएगा इस कहानी में कि उन्होंने अपने ही रूप को अलग शब्द मतलब अलग नाम दे दिया है। तो इस कहानी में हम देख लेते हैं कि मोहन राकेश का चरित्र किसने निभाया है और उनकी पत्नी का चरित्र किसने निभाया है और किन किन परिस्थितियों से ये कहानी आगे बढ़ती है। तो चलिए अब इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। पति पत्नी के दाम्पत्य संबंधों पर प्रकाश डालने वाली यह कहानी मोहन राकेश की अन्य कहानियों से सर्वदा भिन्न है, क्योंकि यह वह कहानी है जिसमें मोहन राकेश ने अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का हूबहू चित्रण किया है। एक और ज़िंदगी के नायक प्रकाश, नायिका बीना तथा बच्चा पलाश है। यहाँ पर नायक मोहन राकेश का मतलब यानी कि जो मोहन राकेश हैं उन्होंने अपने ही चरित्र में प्रकाश नाम दिया है और जो उनकी पत्नी है शीला तो उन्होंने उसका नाम बीना रखा हुआ है, बच्चा उनका पलाश है। तथा प्रकाश की दूसरी पत्नी निर्मला के माध्यम से मोहन राकेश ने अपनी शीला, राकेश जी की पहली पत्नी, और नीत मोहन राकेश और शीला का बेटा तथा पुष्पा मोहन राकेश की दूसरी पत्नी, ठीक है, जिंदगी की घटनाओं को केंद्र में रखा है। मोहन राकेश का अधिकांश लेखन उनके व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियों पर किसी न किसी रूप पर आधारित है। मोहन राकेश ने अपने जीवन में जो भोगा उसे ही शिल्प की ऊंचाइयों के साथ अपनी साहित्यिक रचनाओं में निरूपित किया है। उन्होंने जब भी और कुछ भी लिखा अपने ही जीवन इतिहास को फिर से दोहराया है। आइए अब इस कहानी की कथा वस्तु हम देख लेते हैं। एक और ज़िंदगी कहानी का नायक प्रकाश और नायिका बीना अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, किंतु कुछ ही दिनों बाद यह बंधन दोनों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है, क्योंकि दोनों समान रूप से बौद्धिक होने के कारण अपने अपनी अतृप्तियों के लिए असंतुष्ट रहते हैं और अपने ही अहम की तुष्टि के लिए परेशान रहते हैं। दोनों यह भी समझ रहे थे कि शायद संबंध की शुरुआत ही गलत हुई। दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग का विकास ही नहीं हुआ था जो पढ़ने संबंधों को जोड़े रखता। परिणामतः ब्याह के कुछ ही महीने बाद से ही पति पत्नी अलग रहने लगे थे। शादी के साथ जो सूत्र दोनों के बीच जुड़ना चाहिए था वह जुड़ नहीं सका। दोनों अलग अलग जगह पर काम करते थे और अपना अपना स्वतंत्र ताना बाना बुनकर जी रहे थे। लोकाचार के नाते साल में या 6 महीने में कभी 1-2 बार मिल लिया करते थे। इन परिस्थिति को मोहन राकेश ने अपने जीवन में झेला था। मोहन राकेश ने स्वीकार किया कि जीवन के उखड़ेपन को समेटने के प्रयास में और घर की तलाश में उन्होंने शीला से विवाह किया था, किंतु वह एक सिरे पर मोहभंग की शुरुआत थी। इस विवाह के साथ ही सहसा मैंने अपने को रुका हुआ पाया, रुका हुआ ही नहीं जड़ और स्तंभित। विवाह के दिन से ही मोहन राकेश को शीला के अहमवादी स्वभाव का अनुभव होने लगा। विवाह की रस्मों में सादगी की बजाय आडंबर देखकर उन्हें और भी दुख हुआ। विवाह के बाद पहली रात को ही असफलता के बीज बो दिए गए थे। उनकी पत्नी आकाश पर उड़ी जा रही थी कि आखिर तुम्हें मेरे हट के सामने झुकना पड़ा। बहुत जिद कर रहे थे विजय आखिर किसकी हुई, मेरी ना। इसके बाद मानसिक यातनाओं और कुंठाओं का दौर शुरू हुआ। इस विषय में मोहन राकेश ने अपनी डायरी में लिखते हैं, मन बार बार उन दिनों में लौट जाता है जब यह विवाह नहीं हुआ था। यदि यौवन के प्रथम चरण में ही यह काल रात्रि आरंभ न हो जाती, बार बार मन को मारा
है, बार बार अपने को और दूसरों को धोखा दिया, बार बार यह चाहा कि इस बुरे सपने की परिणति मंगलमय हो। विवाह के कुछ ही महीनों में मोहन, राकेश और शीला अलग अलग जगह रहने लगे थे। मोहन राकेश नौकरी के लिए जालंधर और शीला आगरा चली गई थी और फिर से कॉलेज में काम करने लगी। दोनों अजनबी बनकर अपने अपने रास्तों पे चलते रहे। सन 1952 से 1957 तक यानी 5 साल तक दोनों ने अलग अलग जगह पर रहकर ही अपना वैवाहिक संबंध निभाया। कभी कभी मिल भी जाते तो दुनिया को यह दिखाने का प्रयास करते कि दोनों आधुनिक ढंग से स्वस्थ वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। मोहन, राकेश और शीला के जीवन में जब नीत उनके बेटे का प्रवेश हुआ तब वे अधिक चिंतित हो गए। यद्यपि व्यक्तिगत जीवन बहुत तनावों के बीच जिया जा रहा था, नीत की मौजूदगी से भी मोहन, राकेश और शीला के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। यही स्थिति एक और जिंदगी के प्रकाश और बीना की है। दोनों सिर्फ अपने व्यक्तित्व को लेकर सचेत हैं। बच्चे की पहली वर्षगांठ पर प्रकाश और बीना के संबंध और भी लड़खड़ाने लगते हैं। बीना पलाश की वर्षगांठ मनाने का प्रयोजन अपने पिता के घर करती है और प्रकाश अपने घर। प्रकाश बीना और पलाश को अपने घर बुलाना चाहता है, किंतु बीना 1 घंटे के लिए भी यहाँ आने को तैयार नहीं होती। अतः प्रकाश मेहमानों को चाय पिलाकर विदा कर देता है और पलाश के लिए खरीदे उपहार को नौकरों के हाथ बीना को भेज देता है। दोनों में से कोई भी बच्चे के लिए समझौता करने को तैयार नहीं होता है। प्रकाश और बीना के बीच एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि आगे कुछ संभावना नहीं रहती है। एक अनिवार्य अलगाव और बाद में कोर्ट द्वारा स्वीकृत तलाक ही आखिर विकल्प बन जाता है। प्रकाश पलाश पर अधिकार चाहता है। इस पर बीना कहती है कि अगर आपके पास पिता का दिल होता तो आप पार्टी में ना आते। यह तो आकस्मिक घटना है कि आप इसके पिता हैं। बीना किसी भी हालत में पलाश का अधिकार प्रकाश को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। प्रकाश भी सोचता है कि बच्चे के लिए फिजूल की भावुकता में कुछ नहीं रखा। संबंध विच्छेद के बाद फिर से विवाह कर लिया जाए तो घर में और बच्चे आ जाएंगे। शीला से तलाक के बाद नीत के संबंध में सोचकर मोहन, राकेश बहुत दुखी थे। नीत की तस्वीर सामने है। मुझे इस बीच से बच्चे से कितना प्यार है और बच्चा बड़ा होकर इस परिस्थिति को ठीक से समझ सके तो मुझे खुशी होगी, ना समझ सके तो दुख नहीं होगा। तलाक के बाद की मन की स्थिति को मोहन, राकेश ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है। आज संबंध विच्छेदन के इतने दिन बाद मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि दाम्पत्य में जो सहचर्य चाहिए वो दोनों में कहीं नहीं था। कोई भी एक दूसरे के लिए अपने अहम को नहीं छोड़ना चाहते। यह एक बुरे सपने की छाया थी जिसे हट जाना चाहिए। प्रथम विवाह की असफलता से उभरने के लिए मोहन, राकेश ने पुष्पा से दूसरा विवाह किया। पुष्पा उनके एक मित्र की बहन थी। पहली पत्नी और शीला और पुष्पा में बड़ा अंतर था, फिर भी यह विवाह मोहन, राकेश के लिए गलत चुनाव ही था। परिणाम था इस विवाह से मोहन, राकेश को बड़ा संघर्ष झेलना पड़ा क्योंकि उनकी यह पत्नी मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। यह तथ्य उनके सामने शादी के बाद आया। यह उसकी नियति का अजीब खेल था। पत्नी की इस मानसिक स्थिति ने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया था। घर छोड़ने के कुछ महीने बाद कमलेश्वर से सारी बातें स्पष्ट करते हुए मोहन, राकेश ने कहा था, कमलेश, स्थिति यह थी कि मैं आत्महत्या कर लेता। 4 महीने से मांग मांग कर कपड़े पहन रहा हूँ। सचमुच में जान दे देता। 12 मोहन, राकेश ने वैवाहिक जीवन में वो दर्दनाक मोड़ों पर पार किया था जिसे पत्नी नाम से ही उनमें एक तरह की दहशत भर जाती है। एक और ज़िंदगी का प्रकाश अपनी बिखरी ज़िंदगी को समेटने के लिए अपने मित्र जुनेजा की बहन निर्मला से विवाह करके नए जीवन का प्रारंभ करता है। कुछ ही दिनों में प्रकाश के सामने निर्मला का मानसिक विक्षिप्त रूप आता है। निर्मला की यह स्थिति प्रकाश द्वारा आरंभ की गई नई जिंदगी के प्रयत्न को काफ़ी करुणाजनक प्रमाणित करता है। निर्मला के साथ रहते उसे लगता है कि वह जी ना रहा है और सिर्फ अंदर ही अंदर घुट रहा है। क्या यही वह ज़िंदगी थी जिसे पाने के लिए उसने इतने साल अपने आप से संघर्ष किया था। घुटन भरी ज़िंदगी से पीछा छुड़ाने के लिए प्रकाश घर से भागकर पहाड़ी पर चला जाता है। यद्यपि वहाँ उसे घूमने आए पत्नी और बेटा बीना और पलाश अवश्य मिलते हैं, किंतु बीना और प्रकाश के बीच कोई आत्मीय संवाद नहीं होता है और दोनों अपनी अपनी राह पर जाते दिखाई देते हैं। 2 विवाहों की असफलता के बाद प्रकाश अंदर ही अंदर घुटकर रह जाता है। अंततः बियर की बोतलों में वो अपने अकेलेपन को दूर करने का प्रयत्न करता है। अतः स्पष्ट है कि एक और ज़िंदगी कहानी में मोहन, राकेश ने सिर्फ पात्रों के नाम बदलकर अपने ही जीवन को रेखांकित किया है।
यहाँ पर मोहन राकेश जो हैं उन्होंने 2 विवाह किए थे और दोनों ही विवाह उनके असफल रहे। तो यहाँ पर जो प्रकाश है, कहानी का जो चरित्र है प्रकाश है, वो मोहन राकेश का ही रूप है। तो इस कहानी के माध्यम से आपने देखा कि हमने मोहन राकेश के जीवन की कुछ परिस्थितियों के अंश हमने इसमें कहानी में पढ़े, वही अंश हमने लेखक की कहानी में भी देखे। जो उनके जीवन में घटित हुआ है वही उन्होंने अपनी कहानी में लिखा है, जो उन्होंने भोगा वही उन्होंने कहानी में रेखांकित किया है। तो आइए अब देखते हैं कहानी के पात्र एवं चरित्र चित्रण। प्रस्तुत कहानी के प्रधान पात्र प्रकाश, बीना, निर्मला तथा पलाश है। यह पात्र नवीन युगबोध की अभिव्यक्ति करते हैं। प्राय ये सभी अंतर्मुखी हैं। इनके अंतर्द्वंद का चित्रण भी लेखक ने बखूबी रूप से किया है। प्रकाश के मन में प्रेम, घृणा, आक्रोश, चिंता, दुख, नई जिंदगी प्रारंभ करने की चाह, असंतोष, घुटन और विद्रोह तथा अपने जीवन के प्रति व्यापक चिंता है। वह संतुलित जीवन के विषय में कुछ निश्चित नहीं कर पाता। बीना तथा निर्मला का चरित्र विकास उतना नहीं हुआ। वे आत्मनिष्ठ हैं और समझौता तैयार करने के लिए भी बीना किसी रूप में तैयार नहीं रहती, जिसके कारण उसकी गृहस्थी थम जाती। गृहस्थी नहीं है, यहाँ पर गृहस्थी होना चाहिए था। और अंततः दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। पलाश बीना और प्रकाश का बेटा है, जो इन दोनों के मतभेदों के बीच घुटता और पिसता रहता है। पलाश और बीना के माध्यम से लेखक ने स्वयं अपने चरित्र और अपनी पत्नी शीला के चरित्र को इन दोनों के माध्यम से और अपने दाम्पत्य संबंधों को कहानी के माध्यम से चित्रित करने में सफलता हासिल की है। अब इस कहानी का संवाद योजना भी हम देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी के संवाद कथा विकास एवं पात्रों की मन स्थितियों के निरूपण में समर्थ हैं। वे घटना, चरित्र, वातावरण एवं प्रभाव के चारों ओर यथार्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। इनमें मन की गहराइयों में छुपी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की शक्ति छिपी रहती है। बाल स्वभाव का निरूपण देखिए। यहाँ पर जब पहाड़ पे प्रकाश चले जाता है अपनी दूसरी पत्नी को छोड़कर, तो पहाड़ पे उसको बीना यानी कि उसकी पहली पत्नी और उसका बेटा पलाश मिलता है। तो दोनों के बीच में, बेटे और बाप के बीच में क्या बातचीत हुई है उसका थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। उनके जो संवाद हैं। तूने पापा को पहचाना नहीं था क्या? पहचाना था। बच्चा अपनी तोतली आवाज़ में बोलता है, पहचाना था। बच्चा बाहें उसके गले में डालकर झूलने लगा। तो तू झट से मामा के पास आया क्यों नहीं? नहीं आया, कह के बच्चे ने उसे चूम लिया। तू आज ही यहाँ आया है? नहीं, कल आया था। रहेगा या आज ही लौट जाएगा? अभी 3-4 दिन लहूँगा। एक अन्य संवाद देखिए। कौन लड़का? तब तो मैंने शेर मोहम्मद से ठीक ही कहा था। क्या कहा था? कि हमारा साहब तबीयत का बादशाह है, जब चाहे जिस लड़के को अपना लड़का बना ले और जब चाहे यहाँ गुलमर्ग में तो यह सब चलता है। आप जैसा ही हमारा एक और साहब है। देश काल और वातावरण भी हम देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी सामाजिक यथार्थ के युगीन संदर्भ में निर्मित है। इसमें महानगर के बिखराव के वातावरण का यथार्थ चित्रण हुआ है। गुलमर्ग की प्रकृति की पृष्ठभूमि में मन की सहमता के संदर्भ का निर्गुण भी सुंदर है। जैसे घास, बर्फ, आकाश के रंग दिन में कई बार बादल जाते हैं और बदलते रंगों के साथ मन भी बदलने लगता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने प्रकृति और मानव जीवन के सामने दिखाने का सुंदर प्रयास किया है। अब हम देख लेते हैं भाषा शैली। प्रस्तुत कहानी की भाषा पात्र अनुकूल है। इसमें उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी के प्रचलित शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हुआ है। यह सरल और व्यवहारिक भाषा का रूप प्रस्तुत करती हैं। शैली में वर्णनात्मक विश्लेषण और नाटकीयता है। प्राकृतिक दृश्यों के निरूपण में शैली काव्यात्मक हो गई है। यथा बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। पिछली रात जैसी वर्षा हुई थी उससे भी तेज। खिड़की के शीशों से टकराती हुई बूंदें बार बार एक चुनौती के लिए आती थीं, परंतु सहसा बेबस होकर नीचे ढोलक
ढुलक जाती थीं। उन बहती हुई धाराओं को देख के लगता था जैसे कई एक चेहरे खिड़की के साथ सटक कर अंदर झाँक रहे हों और लगातार रो रहे हों। अब इस कहानी का हम एक उद्देश्य भी देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के संघर्षरत व्यक्तिगत जीवन के बदलते स्वरूप की अभिव्यक्ति करता है। वर्तमान समय में दाम्पत्य जीवन सुखी ना होकर दुखमय होता जा रहा है। दुख का कारण यह है कि आपसी समझ का ना होना, आपसी रिश्तों को महत्व ना देना, आपसी रिश्तों की उपेक्षा करना, अपने अहंकार को महत्व देना, यही सब कारणों की वजह से दाम्पत्य जीवन बोझ सा लगने लगता है और अंतः सम्मत विच्छेद की श्रेणी में आ जाता है और जिसका प्रभाव सीधे सीधे बच्चों पर पड़ता है। पति पत्नी अपनी अहम के चलते अक्सर यह भूल जाते हैं कि उनके रिश्ते के टूटने से उनका प्रभाव किस तरीके से उनके बच्चों को प्रभावित करेगा, जबकि यह विषय कितना संवेदनशील है, इसको लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। लेखक ने आधुनिक बोझ से घिरे पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन की विडंबना को एक कहानी के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। तो कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कहानी के माध्यम से लेखक ने आधुनिक जीवन में जो हम महानगर जैसी जगह में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपसी समझ और अपने अहम को त्याग कर ही एक सफल और स्वस्थ रिश्ते को निभाया जा सकता है। पति पत्नी का रिश्ता जो होता है विश्वास पे टिका होता है और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए कभी कभी अपने अहम को भी छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर इस कहानी में दोनों ही जो पात्र दिखाए गए हैं दोनों ही समझौता और अपने अहम को छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, जिसके कारण उनका बेटा पलाश जो है घुटता और पिसता हुआ दिखाया गया है। आखिर में दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। तो ये आधुनिक युगों से संबंधित कहानी है। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।